फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए इन सभी प्रश्न को हम व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से अडॉप्ट किया था और इसके बाद में भारत में इसे शामिल किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में था और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वहीं अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो नेचर है वो किस प्रकार की है? जैसे कि हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार है उसका जो नेचर है वो बाध्य योग्य है, यानी कि उसकी सुनवाई जो है न्यायालय में किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के। और हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 32 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस अनुच्छेद के आधार पर वह व्यक्ति जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित विभिन्न रिट भी जारी करती है। परंतु यहाँ पे आपका जो प्रश्न है ये नीति निर्देशक तत्वों की नेचर के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य जो मुख्य अंतर है वो यह है कि यह जो है नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसकी सुनवाई जो है कोर्ट में नहीं की जा सकती है। अगर जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के तहत जो चीज़ें वर्णित है वो अगर राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है तो आप उन चीज़ों को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। परंतु यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इन चीज़ों को लेकर के न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। और यह जो है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी इसी के ऊपर में आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 44 में है और यह वर्तमान समय में बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा था 2-3 साल पहले करीब। तो यहाँ से एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि गोवा में जो है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आज़ादी से पहले के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था और आज़ाद भारत में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नया संविधानिक संशोधन लाया गया, इसके बाद में उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले इस प्रावधान को राज्य में लागू किया। अब प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समान नागरिक संहिता क्या होता है? तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता से तात्पर्य है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगा। वे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के समान नियम होंगे, यानी कि जाति, धर्म, इन चीज़ों के आधार पर अलग अलग जो है इन नियमों को तय नहीं किया जाएगा। सभी समुदाय के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए समान नियम कानून होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को पृथक्करण किया गया है, यानी कि दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका है और यह दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इस चीज़ का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है और इसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय
सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने का जो निर्देश है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में है। इसके तहत कहा गया है कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगा। राष्ट्र के बीच न्याय संगत संबंध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 39D में है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यह लैंगिक समानता और आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका जो सही आंसर है यह आर्टिकल 38 है। इसमें इसके क्लॉज 1 के अनुसार जो है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 41 से संबंधित है। इसके तहत राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दिशा में काम और शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। जैसे कि राज्य के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि मनरेगा हो गया, फिर पेंशन योजनाएं हो गया। इस माध्यम से राज्य जो है कार्य करने और शिक्षा के लिए और लोक सहायता के लिए लोगों को जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति करने की राज्य के द्वारा पहल की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 42 है। इसके अनुसार यह है कि कार्यस्थल पर न्यायसंगत व मानवोचित परिस्थितियां बनाए और महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट्स है वो भी प्रबंध किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में शामिल है? तो दोस्तों यह जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान है यह आर्टिकल 43 में है। इसके अनुसार राज्य सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि लाइविंग वेज जो है, जैसे मिनिमम वेज का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद में शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी अनुच्छेद 43A जो है भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो दोस्तों यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी कि वर्कर्स जो है इनकी भागीदारी के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को वैचारिक आधार पर मुख्यतः किन 3 भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों इसे सामाजिक, गांधीवादी, उदारवादी और बुद्धिजीवी भागों के रूप में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु में क्या परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों इसके तहत जो परिवर्तन किया गया था वो आपका आंसर ए जो है सही है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा को लेकर के परिवर्तन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से जो प्रमुख बदलाव किया गया था वो यह था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया और इसे जो है मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A के तहत जो है शामिल किया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 45 के विषय को बदल करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी यानी कि आर्थिक स्थिति संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 46 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है वो 47 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि और पशुपालन का संगठन तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 48 है। इसके तहत कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू व जो वाहक मवेशियां हैं इनकी नस्लों के परिरक्षण और उनके वध का प्रतिषेध का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 49 के तहत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रसिद्ध कथन जो है केटी शाह का है। और साथ ही साथ आप बी आर अम्बेडकर जी का ये याद रखेंगे कि इन्होंने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके तहत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची या भाग को संविधान की आत्मा और चेतना ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था? तो दोस्तों यह इस प्रश्न का जो सही आंसर है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन संविधान का संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो दोस्तों यह जो है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका प्रावधान जो है 39A में किया गया है। इसके यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नया निर्देश को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसके तहत जो जोड़ा गया था आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना। इसके तहत जो आर्टिकल 38(2) क्लॉज जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग 4 के अलावा संविधान के अन्य भागों में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 25 है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये इन सभी आपके जो ऑप्शन है इन सबसे अलग है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थापित करना है इन्हें क्या, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है, यही इनका मुख्य लक्ष्य है। डीपीएसबी का जो मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना और भारत में एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो 37 है। यह स्पष्ट लिखा गया है इसमें कि यद्यपि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।